बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल सूद के बगैर गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस फार्म को पुर करके जमा करवाना होगा नेशनल बैंक में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल सूद के बगैर आपको ये गाड़ी कैसे मिलेगी, कौन कौन से कागजात आपने इस फार्म के साथ लगाने होंगे, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, ये सारी तफसीलात मैं आपको पहले बता देता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम मुतारफ करवाई है पाकिस्तान में जिसका नाम है इत्माद हमसफर ऑटो फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको इस्लामी तरीके के मुताबिक नेशनल बैंक जो है गाड़ी फराहम करता है। अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं नेशनल बैंक से तो दोस्तों आपको न्यू गाड़ी भी मिल सकती है। अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं नेशनल बैंक से तो इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी आपको मिल सकती है। सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन, बिजनेसमैन लोग, तमाम लोग इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी तफसीलात जो है स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों आप देखें, अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको किसी भी कंपनी की मिल सकती है नेशनल बैंक से। अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं तो 9 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेंगे तो 9 साल तक जो है पुरानी गाड़ी वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फाइनेंसिंग है दोस्तों वो आपको 7 साल तक मिल सकती है। यानी जितने भी महंगी गाड़ी आप लेंगे आपने 7 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना होगा नेशनल बैंक को। इसके बाद दोस्तों बात करें गाड़ी की, 1000 सीसी तक की गाड़ी भी आप ले सकते हैं और 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी भी आप ले सकते हैं नेशनल बैंक से माहाना किस्तों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप कर्जा भी ले सकते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेशनल बैंक से कर्जा ले लूं और उसके बाद मैं किसी भी कंपनी की गाड़ी खुद खरीद लूं तो मैं माहाना किस्त के साथ नेशनल बैंक को पैसे वापस कर दूंगा। तो दोस्तों आप 5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा भी ले सकते हैं नेशनल बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, न्यू गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं और इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। तो आप दोस्तों अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे जितने पैसों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, नेशनल बैंक के पास आप आएंगे, नेशनल बैंक का नुमाइंदा आपसे बात करेगा, कौन सी गाड़ी आपने लेनी है, किस मॉडल की लेनी है, सारी तफसीलात आपसे तलब करेगा, आप उनको बताएंगे। इसके बाद अगर आपने कर्जा लेना है तो कर्जा आपको मिल जाएगा। अगर आप नेशनल बैंक की तरफ से गाड़ी लेना चाहते हैं तो नेशनल बैंक की तरफ से भी आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अब दोस्तों अहलियत के मयार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस अहलियत के मयार के ऊपर पूरा उतरेंगे तो फिर आपको नेशनल बैंक की जानिब से गाड़ी मिल सकती है। आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। मेल लोग भी गाड़ी ले सकते हैं, फीमेल जो खवातीन है वो भी ये गाड़ी ले सकती हैं नेशनल बैंक से। इसके अलावा तनख्वाहदार लोग जो है वो भी ले सकते हैं ये गाड़ी, और बिजनेसमैन लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ये गाड़ी ले सकते हैं नेशनल बैंक से। ठीक है, इसके बाद जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे इन्होंने दोस्तों बता दिया है जी 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जी यहाँ पे लेंथ के बारे में। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो दोस्तों 1 साल अगर आपको हो चुका है नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, तो फिर आपको ये गाड़ी मिलेगी नेशनल बैंक से। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है, 2 साल आपको हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, तो फिर आप गाड़ी ले सकते हैं नेशनल बैंक से। ठीक है, और मोर देन 6 मंथ का आपका जो है अपना क्या इसको कहते हैं रिलेशनशिप होना चाहिए नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, अगर आपका नेशनल बैंक में अकाउंट मौजूद है तो फिर तो आपको इजीली ये गाड़ी मिल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, 3 सैलरी स्लिप आपको चाहिए होंगी लेटेस्ट। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा अगर आपके पास हो तो। इसके बाद यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी। तो ये कागजात आपने इस फार्म के साथ लगाने होंगे। ठीक है, ये जो फार्म आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है फार्म, तो आपने इसको पुर करके जमा करवाना है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी राइट साइड के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसको पुर करना है और नेशनल बैंक में आपने जमा करवाना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी सारी चीज़ें बताऊंगा, आपने नोट करते जाना है ताकि किसी किस्म का आपको मसला दरपेश ना हो। जब आप खुद इसको पुर करें फार्म को तो आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको साथ साथ नज़र आती जाए।
सबसे पहले नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। आपका नाम क्या है, मोहम्मद बुरहान आपका नाम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद जिन्स आपका क्या है, मर्द है खवातीन है, ठीक है। दीगर के ऊपर आपने क्लिक करना, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद वालिद या शोहर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो शोहर का नाम आप यहाँ पे लिखें। अगर आप शादीशुदा नहीं है, सिंगल हैं, तो फिर आप अपने वालिद का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है। शादीशुदा हैं आप, गैर शादी हैं, आप टिक करना होगा जो भी आपकी कैफियत है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने रहायशी का मुल्क कौन सा है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख दें अगर आप पाकिस्तान में हैं तो। इसके बाद कौमियत कौन सा है, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तानी लिखना है, ठीक है। इसके बाद तारीख पैदाइश आपकी कौन है, यहाँ पे आप लिखेंगे। उम्र आपकी कौन सी, आप यहाँ पे लिखेंगे 20 साल है, 30 साल है। इसके बाद मौजूदा पता, मौजूदा पता का मतलब ये है जिस पते के ऊपर, जिस एड्रेस के ऊपर इस वक्त आप रह रहे हैं, ठीक है। मुस्तकिल पते का मतलब ये है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने मुस्तकिल पते की जगह पे लिखना है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे जी मौजूदा पता पर रहायश की मुद्दत। अगर आप का जो एड्रेस है शनाख्ती कार्ड के ऊपर लाहौर का है और आप रहते इस्लामाबाद में हैं तो आपको इस्लामाबाद में रहते हुए कितनी देर हो चुकी है, आप उसकी डिटेल लिखेंगे, कितने साल हो चुके हैं। इसके बाद नेशनल टैक्स नंबर, अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स दे देते हैं तो यहाँ पे अपना NTN नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फाइलर आप हैं या नॉन फाइलर हैं, आप इस नॉन फाइलर हैं, टैक्स नहीं देते हुकूमत को, फिर आप नॉन फाइलर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखना है। तारीख़ इशू डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, कब आपका शनाख्ती कार्ड बना है। इसके बाद एक्सपायरी डेट यानी शनाख्ती कार्ड कब आपका एक्सपायर हो रहा है आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद पासपोर्ट नंबर है आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। खासकर जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी ये गाड़ी ले सकते हैं। आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जरूर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कब आपने ये पासपोर्ट बनवाया है और एक्सपायर कब हो रहा है वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद शरीक कस्टमर का नाम सिर्फ शरीक हयात की सूरत में, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे नाम। और उसके बाद शरीक कस्टमर का शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ शरीक हयात की चीज़ें जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। तरीक़े इजरा आप यहाँ पे लिखें जी, और एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे शनाख्ती कार्ड की, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने आना है आपकी रहायशी हैसियत क्या है, आप अपनी ज़ाती रहायश के ऊपर रह रहे हैं या किराए के ऊपर आप रह रहे हैं या वालिदैन के साथ आप रह रहे हैं। आपने यहाँ पे टिक करना है जो भी आपकी सूरत हाल है। घर के अंदर आप रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं या पोर्शन में आप रहते हैं, आप यहाँ पे टिक करेंगे। माहाना किराए के अखराजात कितने हैं, 20,000 है, 15,000 है, 10,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ज़ेर किफ़ालत अफराद कितनी है, 2 या 3 यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद रहायशगाह का फ़ोन नंबर कौन सा है वो आप यहाँ पे लिखें। अपने वालिद का नाम या भाई का यहाँ पे फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपकी है तो यहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो आप अपनी बना लें, ठीक है। तो ईमेल आपने लाजमी लिखनी है। बेसिक चीज़ें जो आपने हर सूरत देनी है। इसके बाद एजुकेशन की डिटेल आपसे पूछी जा रही है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है या फिर आपके पास मास्टर या इससे ज़्यादा डिग्री मौजूद है तो आप प्रोफेशनल के ऊपर नीचे आपसे पूछा जा रहा है बैचलर डिग्री है या इंटर लेवल है या मैट्रिक है, तो जो भी आपकी एजुकेशन आपने उसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो मलकियत में दीगर असासाजात अगर आपके पास हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक करें अगर आपके पास है। ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख़ इजरा और तारीख़ तनसीह आप यहाँ पे लिखेंगे, इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने आना है यहाँ पे जी तनख्वाहदार मुलाजमत की आपकी सारी डिटेल यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपने इस फार्म को अच्छे तरीके के साथ पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जी आपसे पूछा जा रहा है जी आपका पेशा कौन सा है, तो यहाँ पे आप जॉब लिखेंगे, किस किस्म की आप जॉब कर रहे हैं, मजदूरी आप कर रहे हैं या कोई आप सुपरवाइज़र हैं, जो भी आप हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद कंपनी का नाम, कंपनी का मुकम्मल एड्रेस और कंपनी का जो PB बुक्स नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वेबसाइट जो है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखा है जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं। अगर कंपनी की ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप इसके यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी या किसी वो स्टोर के ऊपर जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसे इदारे के अंदर जॉब कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट है ही नहीं है, जिसका जो है बॉक्स नंबर ही नहीं है, तो उसको आप फिर खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आजिर की नोयत है, यहाँ पे जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं मल्टी नेशनल कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद जी नीचे आपने आना है आपने कब से मुलाजमत करना शुरू की, कितने साल आपको हो चुके हैं, उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है तो कब से कब तक आपकी ये जॉब है वो डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपने आना है जी मौजूदा मुलाजमत का अरसा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। कुल आमदन आपकी कितनी है, कटौती के बाद आपको कितनी मंथली बच जाती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारा तरीका जो है ये बहुत आसान चीज़ें आप यहाँ पे सारे फार्म को आपने पुर करना है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है तो फिर आपने इसको पुर करना है।
اوپر میں نے جو ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے یہ تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے نہیں ہے تو بزنس مین طبقے سے آپ کا تعلق ہے، یا پروفیشنل یا سیلف امپلائڈ لوگوں میں سے آپ ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ اس فارم کو آپ پور کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا پیشہ کون سا ہے، کمپنی کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا مکمل ایڈریس، کمپنی کی ویب سائٹ، ساری چیزیں وہ ہے جو پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس فارم کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ انفارمیشن آپ سے لی جا رہی ہے، دیگر بینکوں سے حاصل کیے گئے ذاتی قرضہ جات کی تفصیلات یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے۔ اگر آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہے تو آپ اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے، جو جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی بینک سے قرضہ نہیں لیا تو پھر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کراس کا نشان آپ نے لگا دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیگر بینکوں کے حاصل کی گئی دیگر سہولتوں کے لین اور محفوظ کی حدود استفادہ کی تفصیل۔ اگر آپ نے کسی بینک سے کسی قسم کی سروس لی ہوئی ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے، کس قسم کی آپ نے سروس لی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ انشورنس لے لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور سروس لے لیتے ہیں، تو آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد درخواست کی گئی حد کتنا، یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل، یہاں پہ آپ نے ان کو ڈیٹیل دینی ہوگی جی۔ درخواست کی گئی حد بشمول زیر عمل درخواست، ٹھیک ہے۔ کسٹمر یہاں پہ اپنے اوپر آپ قرضہ لکھیں گے، کتنے قرضے کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسٹمر دستخط یہاں پہ کرے گا، اور اس کے بعد کسٹمر صارف کا نام، آپ نام یہاں پہ آپ لکھیں گے جو بندہ قرضہ لے رہا ہے یا جو بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر آپ کا کیا ہے۔ اس کے بعد شریک کسٹمر دستخط آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر آپ دو بندے مل کے لے رہے ہیں تو آپ دونوں کے یہاں پہ سگنیچر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر آپ کا جو دوسرا بندہ ہے آپ کے ساتھ والا، اس کا یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ دوستو آپ سے ادر انفارمیشن لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ منتھلی رینٹ آپ کا کتنا ہے جس جگہ پہ آپ کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے بزنس ایکسپیرینس آپ کا کتنا ہے، تو یہ بزنس کے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن آپ سے لیجیے گا۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ اس فارم کو چھوڑ سکتے ہیں ایسے ہی۔ اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، تو پھر آپ اس فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پیشہ آپ لکھیں گے، کون سے پیشہ ہے آپ کا، کس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، کمپنی کا آجر کا پتہ، اس کی جو کمپنی کا نام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملک کون سا ہے جس ملک میں آپ جاب کر رہے ہیں، ساری ڈیٹیل آپ یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیگر ذرائع آمدن والے گروپ، اگر آپ نہ تو تنخواہ دار طبقے سے آپ کا تعلق ہے، نہ بزنس مین طبقے سے ہے، تو پھر آپ یہ فارم پر کریں گے۔ پینشن لینے والے ہیں، ترسیلات زر والے ہیں، یا پھر جائیداد آمدن یعنی رینٹل انکم والے ہیں، تو آپ اس فارم کو پر کریں گے اور نیچے آپ اپنے دستخط کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گاڑی کی معلومات یہاں پہ آپ سے پوچھی جا رہی ہے جی، کس قسم کی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے ان کو فراہم کرنی ہوگی۔ یہاں پہ آپ نے صرف ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی کی قسم کون سی ہے، لوکل گاڑی آپ رجسٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لوکل ان رجسٹرڈ گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد گاڑی کا نام جو آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، مینوفیکچرنگ کا نام یہاں پہ لکھیں گے، کس کمپنی کی مینوفیکچرنگ کی گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں، گاڑی کا ماڈل کیا ہے، مینوفیکچرنگ کا سال کون سا ہے، ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے جی، اور اس کے بعد ریفرنس جو آپ نے ضمانتی فراہم کرنے ہیں، کم از کم آپ نے یہاں پہ جی میں آپ کو بتاتا چلو 2 ضمانتی فراہم کرنے ہیں، جو بندے آپ کی ضمانت دیں گے کہ یہ بندہ بینک نیشنل بینک کو پیسے جو ہے واپس بھی کرے گا ماہانہ کس کے ساتھ، تو بندے کا نام، اس کا جو والد یا شوہر کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر، رہائش گاہ کا پتہ، دفتر یا اس کا مکمل ایڈریس یہاں پہ آپ لکھیں گے، اس کا فون نمبر، ٹھیک ہے، اس کے دفتر کا نمبر، درخواست گزار سے رشتہ کیا ہے، آپ کا دوست ہے یا کوئی اور ہے، کزن ہے، آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 ضمانتی جو ہیں ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، تو یہ چھوٹا سا فارم ہے، آپ نے اس کو پر کرنا ہے، بس یہ آپ کا فارم پر ہو چکا ہے۔ نیچے شرائط و ضوابط ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے اور نیچے آپ نے ساری ڈیٹیل دینے کے بعد سگنیچر آپ کر دیں گے۔ اس کو نیشنل بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ نے فارم کو ادھورا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، غلط چیزیں نہیں یہاں پہ آپ نے لکھنی، ٹھیک ہے۔ اب دوستو آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نیشنل بینک سے قرضہ لیں گے تو آپ نے ماہانہ کتنی جمع کروانی ہوگی، اگر آپ گاڑی لینے کے لیے قرضہ لیں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی آپ ان کو بتائیں آپ کون ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، بزنس مین ہیں، یا پھر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں،
تو اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ سیلری امپلائی کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کی ٹوٹل قیمت کتنی ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی، اس کی ٹوٹل قیمت ہے 12 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد کتنے سالوں کی قسطوں کے اوپر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں، پہلے آپ ان کو یہ بتائیں گے 1000 سی سی کی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا 1000 سی سی سے زیادہ کی۔ تو 1000 سی سی کی گاڑی میں نے سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد ایکویٹی آپ کتنی ڈالیں گے، میں کہتا ہوں جی کم از کم 20% ایکویٹی ہم خود ڈالیں گے، ٹھیک ہے، باقی پیسے جو ہے نیشنل بینک دے گا ہمیں۔ اس کے بعد ٹرن اوور آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں، 7 سال کا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 13,000 روپے منتھلی قسط ہوگی۔ اس کے بعد 9,60,000 روپیہ جو ہے نیشنل بینک دے گا گاڑی خریدنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جی 2,40,000 روپے کسٹمر خود ادا کرے گا، ہم خود ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ساری ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے نکال کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس فارم کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، پر کریں اور نیشنل بینک میں جمع کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آخر میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ نیشنل بینک کی جانب سے دی گئی ہے۔ اسلامی اصولوں سے آراستہ آپ کی گاڑی کے لیے صحیح راستہ، ٹھیک ہے، سود سے پاک فائنانسنگ۔ نیچے آپ انہوں نے یہاں پہ اپنی طرف سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہاں پہ انہوں نے بتایا 10 لاکھ روپے تک کی گاڑی پر تقریباً 20,500 روپے ماہانہ قسط آپ کی ہوگی۔ یہاں پہ جو انہوں نے ماہانہ قسط نکالی ہے انہوں نے بھی کچھ چیزیں مد نظر رکھی ہوں گی، بہرحال مجھے نہیں اس چیز کا پتہ یہ کیسے انہوں نے نکال رہی ہے، تو آپ اس کی ڈیٹیل بھی نیشنل بینک سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو کیلکولیشن بتا دی، آپ یہاں کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نیشنل بینک گاڑی دے رہا ہے، آپ یہ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستو مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔